ले जी डिसाइड हो गई है पीएसएल की टॉप 4 साइड्स एंड पेशावर जल्मी ने दोनों अपने समझ लेके नॉकआउट मैचेस में बदतरीन परफॉर्मेंस दी है और उसका नतीजा ये आया है कि द किंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट और ब्रेडमैन ऑफ टी20 क्रिकेट दोनों अब जो प्ले ऑफ्स हैं अपने घरों से ही देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत खुशाइन बात, क्योंकि बहुत से लोग इन दोनों को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी और पता नहीं क्या क्या प्रूव करने में लगे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के पास इनफ एविडेंस मौजूद है कि इन लोगों से ना तो कुछ पहले कभी हुआ है टी20 क्रिकेट में और ना होना है। सो इट्स टाइम फॉर अ मेजर मूव ऑन एंड इन दोनों के बारे में हमने कभी नहीं सोचना है फॉर एटलीस्ट पाकिस्तान टी20 क्रिकेट। बात करते हैं आज के दोनों मैचेस पे। लाहौर हैज क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। अब देखते हैं कि किस से एलिमिनेटर होता है लाहौर कलंदर का। बात कर लेते हैं आज के दोनों मैचेस पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के बाद पहले कप्तान बन गए जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 9 लॉसेस सफ़र किए हैं। 2022 में बाबर आजम जब कराची को लीड कर रहे थे तो उन्होंने ये मार्का सर अंजाम दिया था और आज मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में मुल्तान सुल्तान ने ये मार्का सर अंजाम दिया है। तो ज़बरदस्त दोनों की तरफ से, और जो ह्यूमिलिएशन ये दोनों डिजर्व करते थे, दे आर गेटिंग इट। जो पीएसएल से पहले ट्वीट्स थे कि पीएसएल में कमबैक होगा, पीएसएल में प्रूव करेंगे अपने आप को, दोनों कितने बड़े प्लेयर हैं, इनके बिना पाकिस्तान की टीम नहीं बन सकती, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा एजेंडा इन मर्ड्स है। एंड आपके पास अब क्लियर चीज़ें हैं, क्लियर वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए कि इन दोनों के पीछे आपको एटलीस्ट नहीं देखना है टी20 क्रिकेट में, क्योंकि इन्होंने जो टी20 क्रिकेट का कबाड़ा किया है अपने दौर में वो पाकिस्तान टी20 का कभी हुआ नहीं है, पाकिस्तान टीम का कभी हुआ नहीं है। सो इन दोनों से अब आपको मूव ऑन करना है। आज के मैच की अगर मैं बात करूँ सुबह वाले, मुल्तान सुल्तान टॉस जीता है, बैटिंग करता है, काफ़ी सारे यंगस्टर्स खेलते हैं जिसमें से एक जहांजेब सुल्तान भी होता है जो कि एज एन ओपनर कराची के लिए खेलते हैं, हर जगह ओपनिंग करते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान एज यूजुअल अपनी ओपनिंग पोजीशन कैसे छोड़ सकते हैं वो किसी यंगस्टर के लिए? कोई नया यंगस्टर आए और मोहम्मद रिजवान की जगह पे खेल ले, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इतनी इनसिक्योरिटी उन्हें है और इतने वो बड़े प्लेयर हैं कि उनके जगह पक्की है तो पक्की ही है, भले पूरी टीम इधर से उधर हो जाए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ओपन ही करेंगे। सो होता यह है कि दूसरी बॉल पे फ़हीम अशरफ ने टिपिकल मोहम्मद रिजवान के अंदाज में उन्हें आउट करते हैं। एंड खुशी होती है मुझे कि उनके बल्ले से एटलीस्ट रन्स नहीं आए, क्योंकि जब भी वो रन्स करते हैं तो एक एजेंडा ज़रूर बनना शुरू हो जाता है कि इसको वापस लेके आओ, उसको वापस लेके आओ। क्योंकि जितना सफ़र पाकिस्तान क्रिकेट ने इन दोनों की वजह से कर लिया, आई डोंट वांट मोर पाकिस्तान क्रिकेट टू बी सफरिंग फ्रॉम दीज टू। अब बात कर लें कि जहांजेब सुल्तान ने और यासिर ने किस तरीके की बैटिंग की, तो वो ज़बरदस्त था। हमें दिखा कि क्लास दिखी उनके शॉट्स में और जिस तरीके से वो पार्टनरशिप बिल्ड करने में भी कामयाब हुए थे। सो दे वर लुकिंग गुड। और इस पीएसएल की बात यह है कि हमें बैटिंग टैलेंट ज़्यादा दिखा है बॉलिंग टैलेंट से। भले आप मां सदाकत की बात करें, भले यासिर की बात करें, थोड़े से ग्लिम्सेस ज़रूर दिखाएं लेकिन अच्छे लगे हैं। उसके अलावा आप देख लें मोहम्मद नईम को। सो बहुत ज़्यादा ऐसे बैटर्स आए हैं जिनमें पोटेंशियल है। अब बस बात यही है कि इन लोगों को कैसे बिल्ड किया जाता है इनटू दिस सिस्टम, कैसे लेके जाता है, कैसे इनकी परफॉर्मेंस निकलवाई जाती है और फिर एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है पाकिस्तान के लिए। सो अब ये सारी बात सिस्टम पे है, कोचेस पे है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, जो कि चैंपियंस कप में अब नए काम करेंगे। सो उन लोगों के ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने देख लिया बैटिंग टैलेंट मौजूद ज़रूर है इस कंट्री में। एंड ऑब्वियसली जिस कंट्री की इतनी बड़ी और रिच हिस्ट्री होती है उसके पास टैलेंट ज़रूर होता है, बस उसको फाइन नर्चरिंग की ज़रूरत होती है। और इस दफ़ा पीसीबी को स्टेप अप करना है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल उस दहाने पे है कि अब हम लोग और मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं बुरी परफॉर्मेंसेस। सो अगर मैं बात करूँ तैयब ताहिर की जानिब से भी एक अच्छी इनिंग्स जिसने ओवरऑल मुल्तान सुल्तान को एक कंपेटिटिव स्कोर पे पहुंचा दिया था। 185 वाज अ गुड स्कोर ऑन दिस विकेट और मेरे ख्याल से एक ऐसा स्कोर था जिसपे अगर अच्छी बॉलिंग की जाती तो डिफेंड हो सकता था। दोपहर वाले मैच से एक और चीज़ भी साबित हुई कि जितने भी लोग ये हसन नवाज को टुल्ला सब बोल के साइड लाइन करने की कोशिश कर रहे थे, हसन ने उनके मुंह पे 3 चमाट मारे और तीनों लगातार मैचेस में चमाट मारे। क्या ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है आज भी हसन से। हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बिफोर द पीएसएल, या जितनी भी सोशल मीडिया के लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में थे कि हसन एक ब्लाइंड स्लॉगर है। लेकिन जिस तरीके से उसने लास्ट 3 इनिंग्स खेली हैं, जिस मैच्योरिटी के साथ खेली हैं, 2 बहुत क्लोज मैचेस ख़त्म करने में कामयाब हुए। एंड स्पेशली आज का मैच जो कि पिछले वाले मैच से भी ज़्यादा क्लोज था, एंड ही वॉज ऑल अलोन टुडे। जिस तरीके से उसने फिनिश किया, सो तारीफ करनी पड़ेगी हसन नवाज की, उसके कंपोजर की, जिस तरीके से अपने आप को लेके चल रहा है और मैच्योर करता चला जा रहा है। इस पीएसएल में अलग दिखा है हसन नवाज, अपने नंबर पे भी बैटिंग नहीं करवाई, क्योंकि एक सेक्रेट गोट सऊद शकील बैटिंग करेंगे ओपन पे। ये जो पाकिस्तान के सीनियर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह पक्की करते हैं, इनको यंगस्टर बिल्ड नहीं
नहीं करना है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पीएसएल में हमने ये देखा, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट इन दिस पीएसएल, हमने देखा भी है। वो भी इसी वजह से क्योंकि बाबर आजम की खुद की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, इस वजह से उन्होंने सोचा चले दूसरों को चांस दे दिया जाए। लेकिन फिर आप देख लें मोहम्मद रिजवान को, भले शादाब खान को, भले सऊद शकील को, ये लोग सिर्फ ऐसे लोग हैं जो अपनी परफॉर्मेंसेज देके और अपना नाम टीम में लेके आना चाहते हैं। किसी और का या किसी यंगस्टर को ग्रूम करने की जिम्मेदारी ना तो इन्होंने कभी ली है ना ये कभी लेंगे, बिकॉज दे आर सो मच सेल्फिश कि ये लोग नहीं बिल्डअप करना चाहते यंगस्टर्स। तभी आपने देखा कि ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर पूरा पीएसएल निकल गया, लेकिन ख्वाजा नाफे अपना दूसरा मैच खेल रहा था। इवन आज के मैच में भी हसीबुल्लाह खान को चांस नहीं दिया गया। एंड इवेंचुअली व्हेन जब फिन एलन कम बैक करेगा इन द प्लेऑफ्स तो कौन बैठेगा? या तो ख्वाजा नाफे या तो अविष्का फर्नांडो। सऊद शकील तो नहीं बैठेगा क्योंकि वो कप्तान है टीम के, वो कैसे बैठ सकते हैं? सो ये सारी चीज़ें हैं, ये देखने की हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भले बहुत अच्छा खेला हो इस टूर्नामेंट में, लेकिन उन्होंने जो इनजस्टिस किया है विद द यंगस्टर वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। सबको पता है कि क्या उन्होंने टीम कॉम्बिनेशंस खिलाएं और किसकी वजह से उन्होंने खिलाएं, किसको उन्होंने फेवर किया, सब दिखाए। और जो लड़के जो इस पीएसएल को खेलना चाहिए था जिनको इस पीएसएल में, वो बिल्कुल ही नहीं दिखे हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। सो भले आप टूर्नामेंट जीत जाओ, लेकिन कोई ऑब्जेक्टिव जिससे पाकिस्तान का फायदा हो जाए, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का फायदा हो जाए, वो कोई अचीवमेंट नहीं है। आप दूसरी तरफ लाहौर की एग्जांपल ले लें, दे हैव प्रोड्यूस्ड प्लेयर्स, दे हैव गिवन अ फुल रन टू देयर प्लेयर्स, एंड दिस इज द थिंग विच आई लव अबाउट लाहौर कलंदर। और उनकी मैनेजमेंट के बारे में ये चीज़ सबसे टॉप नॉच है, एंड आई एम ग्लैड कि दे क्वालिफाइड एंड दे रिचली डिजर्व देयर क्वालिफिकेशन। अब बात कर लें शाम वाले मैच की, तो जी अगेन टॉस जीत के अगेन बॉलिंग का फैसला कर लिया रावलपिंडी की विकेट पे, उस विकेट पे जो कि एक डेड विकेट कंसीडर की जाती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एंड हमेशा से यही फिनोमेना रहा है इस विकेट का कि यहाँ पे आप बैट फर्स्ट करें, बड़े रन्स लगाएं। भले 13 ओवर का मैच था, भले 14 ओवर का मैच था, डजेंट मैटर। यहाँ की विकेट जो है वो आपको अलाउ करती है कि आप बैटिंग फर्स्ट करें एंड बड़े रन्स लगाएं। और ऊपर से जो बारिश हुई थी उसकी वजह से बॉल टेंड्स टू स्किड मोर ऑन दिस विकेट। अब हुआ क्या कि जब बॉल नया था तब तक तो बहुत अच्छा खेला, लेकिन जैसे ही बॉल पुराना हुआ तो स्किड करना शुरू हुआ है बॉल, जिसकी वजह से हमने देखा है कि मुश्किल लाहौर कलंदर्स को भी हुई। ऐसा नहीं था कि पेशावर ज़ल्मी को सिर्फ और सिर्फ मुश्किल हुई, लाहौर कलंदर्स को भी ज़्यादा मुश्किल हुई। हमने देखा जब 5 ओवर में 71 रन, या पावर प्ले के अंदर अंदर ही आप देखो 3 ओवर में उनके 50 रन थे। सो उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 150 रन किए, जिसका मतलब यह है कि डिड नॉट कैरी वेरी वेल टू एंड ऑफ द इनिंग्स। आप ये कह सकते हो कि पेशावर ने बॉलिंग में अच्छा कमबैक किया, लेकिन बात यही थी कि जैसे ही बॉल पुराना हुआ तो वो लो भी रहना शुरू हुआ और बॉल स्किड भी करना शुरू हुआ, क्योंकि रेन काफ़ी ज़्यादा हुई है वहाँ पे। और ये फ़ायदा बाबर आजम को उठाना था जब वो टॉस जीते थे। आप इन विकेट्स पे जितना ज़्यादा खेल जाओ उतनी ये विकेट डिटेरियोरेट होती जाती हैं, ख़राब होती जाती हैं। ये चीज़ बाबर आजम या किसी भी मैनेजमेंट को समझनी चाहिए, रादर देन मैं यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ इस चीज़ का। सो ये चीज़ अगर बाबर आजम या कोई भी पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट समझती, वो तो इस विकेट पे पहले बैटिंग करती ही लाजमी। और अगर कहीं ना कहीं इस विकेट पे 140 या 135 लगा देती पेशावर तो आराम से मैच पकड़ा जा सकता था। कल भी यही गलती की और आज भी सेम गलतियों को दोहराया। भले आप फील्डिंग की बात कर लें, पिछले मैच में भी यही बोला कि फील्डिंग अगर सेम रहेगी, इसी कैलिबर की फील्डिंग रहेगी तो आप नहीं मैच जीत पाओगे। फ़खर जमान को आपने चांस दिया, मोहम्मद नईम को आपने चांस दिया, कोई एक ऐसा बैटर नहीं है जिसका कैच नहीं छोड़ा हो पेशावर ज़ल्मी ने अपने स्टेटमेंट। सो ऐसा अगर आप करेंगे, इतनी गंदी परफॉर्मेंस देंगे इन द फील्ड, सो ये होना ही है। और अलजारी जोसेफ के जाने से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बॉलिंग लाइनअप उस तरीके से डेवलप हो ही नहीं पाई है आफ्टर द रिजम्पशन ऑफ पीएसएल। सिर्फ और सिर्फ लूक वुड एक ऐसे बॉलर लगे जिन्होंने इंप्रेस किया। और आपको मैं रिमाइंड करता चलूँ कि ये लूक वुड जो है ये एज ए रिप्लेसमेंट आया था, ही वॉज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ पेशावर ज़ल्मी। तो आप सोच लें अगर लूक वुड नहीं आते तो क्या हाल होता पेशावर का। सो पेशावर रियली नीड्स टू थिंक, सिट डाउन एंड थिंक कि हम लोग क्या टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम टीकेसी को एज अ प्लेटिनम प्लेयर क्यों ले रहे हैं, हम मैक्स ब्रायन को कहाँ से उठा के ले आए हैं, हमने क्या टीम लेनी है क्या नहीं लेनी है। दे रियली नीड्स टू थिंक। ना तो आप कोई बड़ा नाम लेते हो एक्सेप्ट फ्रॉम द वन विच यू हैव ऑलरेडी, ना तो आप कोई बड़े प्लेयर्स लेते हो जो आपका मिडिल ऑर्डर संभाल पाए, ना आपके पास कोई क्वालिटी ऑलराउंडर है जो बॉलिंग भी करे बैटिंग भी करे। यू हैड नथिंग, यू हैड अ पैथेटिक टीम जिसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि ये टीम विल बी द वन हु विल गेट आउट। सो आपको सोचना पड़ेगा बैठ के, आपको लाने पड़ेंगे बिग ब्रेन्स रादर देन द सेलिब्रिटीज टू इंक्रीज योर ब्रांड। मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को अगर परफॉर्म करना है तो उनको अपनी टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। जब आपके पास बाबर आजम है तो उसके अराउंड आपको टीम बनानी आनी चाहिए। आपको फॉरेन प्लेयर्स पे अच्छे प्लेयर्स लाने की ज़रूरत है। आपने ऐसे प्लेयर्स लेके आए जिनको कोई जानता ही नहीं था। एंड पीएसएल से पहले भी ये बात हो चुकी थी कि इस टीम के पास नहीं है वो फायर पावर, नहीं है वो फॉरेन प्लेयर्स का ग्रुप जो कि लीड कर पाए इनको इनटू द फर्दर स्टेजेस ऑफ द टूर्नामेंट। एंड हमने देखा कि बड़े स्टेजेस जब आए तो उन सारे प्लेयर्स ने क्रम्बल किया क्योंकि दे डिड नॉट हैड दैट
एक्सपीरियंस या हैड दैट स्किल सेट टू प्ले इन दीज डिफिकल्ट सिचुएशंस। एंड आज अगेन बाबर आजम जब अगेन टाइम आया तब वो भी आउट हुए। हारिस लुक्ड सो ऑकवर्ड टुडे फ्रॉम द बॉल वन, कोई उसका शॉट बिल्ड नहीं हुआ, ना तो उसने प्रॉपरली खेला सही से, ही लुक्ड ऑल अराउंड और उनसे कुछ मिडिल भी नहीं हुआ। सो मेरे ख्याल से हारिस को भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मौके होते हैं जहाँ पे हारिस जैसे प्लेयर अपना नाम बना सकते हैं। हारिस इज़ द वन जिस पे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसकी मैच विनिंग कैपेबिलिटीज़, उसकी हिटिंग से सब वाकिफ़ हैं। तो ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं ऐसे मैचेस जहाँ पे आपको 12.5-13 की औसत से रन करने हो, तो ये हारिस और साइम अयूब जैसे प्लेयर्स के लिए एक गोल्डन चांस होता है टू रीप्रूव दमसेल्फ। और मेरे ख्याल से हारिस को आज खेलना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, और जिसकी वजह से हम देखें कि पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल पैथेटिक परफॉर्मेंस दी। विद द बॉल तो दी ही दी, लेकिन विद द बैट उससे भी गंदी परफॉर्मेंस दी। उसकी तरफ अगर दूसरी तरफ देखें तो बड़ा मैच हो और फ़खर जमान परफॉर्म ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ़खर जमान वॉज आउटस्टैंडिंग विद हिज इनिंग्स। हमेशा से बड़े मैच में रन्स करने वाला प्लेयर है, हमेशा से किसी भी टीम के लिए हो जाए, भले फाइनल, सेमीफाइनल या नॉकआउट मैच हो, फ़खर के ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड टुडे। बहुत शानदार इनिंग्स अंडर द सर्कमस्टांसेस, एक अच्छे टोटल पे लेके गए लाहौर कलंदर्स को और इंश्योर किया कि लाहौर कलंदर्स वहाँ से मैच जीते। सो एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। और उसके बाद मोहम्मद नईम ने जो नॉकआउट पंच लगाया इन द पावर प्ले, ये बहुत बहुत खुशाइन बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको PSL शुरू होने से पहले भी ये इंडिकेट कर दिया था कि he will be the player who you should watch out। और मेरे ख्याल से जैसी इनिंग्स और जैसी फॉर्म में मोहम्मद नईम है, आई थिंक अगर इनको ग्रूम किया जाता है तो ये पाकिस्तान की T20 सर्किट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से जो बैकिंग इनको लाहौर ने दी है वो इनके करियर में बहुत काम आने वाली है। शानदार इनिंग्स। उसके बाद सलमान मिर्ज़ा का डेब्यू करवाया गया इस PSL में और उन्होंने भी 4 आउट कर दिए। सो PDP इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब टू बैक देयर प्लेयर्स टू मेक देम अ प्रोडक्ट विच पाकिस्तान क्रिकेट नीड। अब बड़ा सवालिया निशान ये है कि सिकंदर रजा इज़ लीविंग टुडे बिकॉज ऑफ हिज जिम्बाब्वियन कमिटमेंट्स। सो उनके गैप को किस तरीके से फिल करेगी लाहौर, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि साकिब ने आज बॉलिंग तो की लेकिन ही डिड नॉट लुक दैट मच थ्रेटनिंग। जो चीज़ सिकंदर प्रोवाइड कर रहा है वो शायद साकिब अल हसन ना कर पाएँ, क्योंकि पीक क्रिकेट हमें पता है साकिब ने खेल चुका है अपनी। सो बहुत सारे सवाल हैं। मेरे ख्याल से लाहौर क्वालिफाई तो कर गया है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ों के साथ कोप अप करते हैं। एंड देखते हैं, क्योंकि हर मैच जो है लाहौर कलंदर का अब डू एंड डाई है। एलिमिनेटर खेलेंगे, उसके बाद सेकंड एलिमिनेटर खेलेंगे, एंड देन उसके बाद अगर जाते हैं आगे सो फाइनल खेलेंगे। सो लाहौर कलंदर के लिए एक और अपॉर्चुनिटी टू विन देयर थर्ड टाइटल। अब देखें, कल का मैच डिसाइड कर देगा कि वो अपना एलिमिनेटर कराची के साथ खेलते हैं या इस्लामाबाद के साथ। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद के साथ खेलेंगे एंड मैचेस विल बी इन लाहौर। सो होम एडवांटेज यकीनी होगा लाहौर कलंदर को। सो आई एम बैकिंग देम। जैसे आज के दिन दी एक क्लिनिकल परफॉर्मेंस, एक छोटे मैच में भी आप अगर 26 रन के मार्जिन से दीजिए, ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है इन अ कटेड मैच, इन अ ओवर कटेड मैच। सो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी लाहौर की, वेल लेड बाय शाहीन अफरीदी। एंड क्रेडिट देना पड़ेगा सारी की सारी मैनेजमेंट एंड टीम को, जिस तरीके से आफ्टर द रिजम्पशन कमबैक किया है। 10 डेज़ का बड़ा लंबा गैप था लेकिन उसमें भी क्रम्बल नहीं किए एंड एक अच्छी सॉलिड परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस देने में कामयाब हुए एंड अपनी स्पॉट बुक की है येट अगेन इन द प्ले ऑफ्स। सो मुबारक हो लाहौर को। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।